Hello and welcome students. I am Deep Jethwani and I am your physics faculty. So students, लास्ट लेक्चर के अंदर एज यू नो दैट हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर दिया था. ओके, एंड दैट इज़ अ फिज़िकल वर्ल्ड. उसके अंदर हमने एक लेक्चर पूरा कंप्लीट कर लिया है. उम्मीद है कि आप लोगों ने वो लेक्चर सही से देख के प्रिपेयर कर लिया होगा. एंड आफ्टर दैट हम हमारे सेकंड वीडियो लेक्चर के अंदर अभी बात स्टार्ट करने वाले हैं. सेकंड टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं उसके बाद वाला. हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट्स देखा था दैट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ साइंस. साइंस किसको बोला जाता है, वर्ड कहाँ से आया है, साइंस का वर्ड कहाँ से जनरेट हुआ है. देन हमने देखा था, डिस्कस उसके अबाउट किया था कि व्हाट इज़ द साइंटिफिक मेथड, मतलब कि साइंटिफिक मेथड क्या है वो हमने देखा था. एंड उसके बाद हमने फिज़िक्स वर्ड के बारे में डिस्कशन किया था. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फिज़िक्स, फिज़िक्स किसको बोलते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखे थे. ओके, सो अभी उसके बाद का जो हमारा टॉपिक जो है दैट इज़ यूजुअली थ्रस्ट इन फिज़िक्स. तो थ्रस्ट इन फिज़िक्स के बारे में अगर हम बात करें तो बेसिकली दो प्रिंसिपल्स हैं जो फिज़िक्स के अंदर, फिज़िक्स को पढ़ने के लिए, फिज़िक्स को समझने के लिए, फिज़िक्स को याद रखने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स, और कि जिससे फिज़िक्स जो है वो बहुत ही इजी बन जाता है. वो दोनों जो प्रिंसिपल्स जो है उनके बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं स्टूडेंट्स. उसमें से आज जो है वो मैंने थोड़ा एक स्क्रीन प्रेजेंटेशन करके तुम लोगों को थोड़ा अट्रैक्टिव लगे, थोड़ा तुम लोगों को ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगे, इसलिए समझ में ज़्यादा है, इसलिए मैंने इस बारी कुछ अलग करने का ट्राई किया है. तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक. दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल्स इन फिज़िक्स, कि जिससे हम फिज़िक्स को समझ सकते हैं, जिससे हम फिज़िक्स को याद रख सकते हैं, फिज़िक्स को समझा भी सकते हैं. ठीक है, तो उसमें से फर्स्ट जो प्रिंसिपल है दैट इज़ यूनिफिकेशन. तुम लोग यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होगे, यहाँ पे मैंने अभी रेड कलर के मार्कर से बॉर्डर किया है. यूनिफिकेशन एंड रिडक्शन. ठीक है, यूनिफिकेशन एंड रिडक्शन. तो ये जो है हमारा फर्स्ट टॉपिक है, यूनिफिकेशन एंड रिडक्शन. में से यूनिफिकेशन हम अभी स्टार्ट करते हैं सबसे पहले. सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिडक्शन, यूनिफिकेशन. सबसे पहले देखो स्टूडेंट्स, यूनिफिकेशन अपने नाम से ही अपना डेफिनेशन देता है खुद. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ यूनिफिकेशन, यूनिफाइड होना. ठीक है, यूनिफिकेशन यानी क्या, यूनिफाइड होना. अब यूनिफाइड होना मीन्स व्हाट, एक हो जाना, जुड़ जाना, या तो जोड़ना, कॉमन निकालना. ये सब है मीनिंग्स किसके किसके, ये सारे मीनिंग्स हैं यूनिफिकेशन के. समझ में आ रही बात. ठीक है, तो यूनिफिकेशन का बेसिक मीनिंग अगर मैं तुम लोगों को एक एग्जांपल दे के समझाऊँ स्टूडेंट्स, इसके अंदर भी यही एग्जांपल दिया हुआ है. यहाँ पे मैं वही एग्जांपल यहाँ पे ले रहा हूँ. ये टेक्स्ट बुक का कंटेंट ही है स्टूडेंट्स, लेकिन इसको मैंने क्वेश्चन के फॉर्म में कन्वर्ट किया हुआ है. तो यही मैं अगर तुम लोगों को एक एग्ज़ाम दे के समझाऊँ स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से मैं कुछ बोल सकता हूँ तुम लोगों को कि एक ही लॉ जो है नेचर का, एक सिंगल लॉ जो है, उस लॉ के ऊपर एक से ज़्यादा फिनोमेनास वर्क करती होंगी. उसके लिए मैं यहाँ पे तुम लोगों को एग्जांपल्स देता हूँ कौन कौन सी ऐसी फिनोमेनास हो सकती है. सपोज कि ऊपर से पत्थर छोड़ो तो कहाँ पे जाएगा भाई, नीचे ही गिरेगा. ओके, ऊपर से पत्थर छोड़ा तो नीचे ही गिरा. ऊपर से बॉल को छोड़ो, बॉल को, तो भी कहाँ पे गिरेगा, नीचे ही गिरेगा. या तो फिर ऊपर से फेदर फॉल, एक फेदर जो है वो, उसको ऊपर से छोड़ो, कहाँ पे जाएगा वो भी भाई, नीचे ही जाएगा. तो ये एक से ज़्यादा टाइप की फिनोमिनन्स हुई ना, अलग अलग फिनोमिनन्स हुई. एप्पल जो है न्यूटन ने देखा था सबसे पहले. एप्पल जो है उसको, वो एप्पल भी कहाँ गिरता है, पेड़ से जब वो टूटता है तो नीचे गिरता है. तो ये सारी फिनोमिनन्स जो है वो नीचे, मतलब कि एक ही प्रिंसिपल के ऊपर काम करती होंगी. ओके,
इन फिनोमिनन्स को अलग 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 करके समझने से अच्छा क्या है, इन चारों फिनोमिनन्स, जो ये चारों फिनोमिनन्स जो है वो कौन से एक प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है उसको ढूंढा जाए। और अगर वो एक प्रिंसिपल अगर हम यहाँ पे सीख ले तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो हम इस एक प्रिंसिपल को याद रखेंगे, एक रूल को याद रखेंगे। तो एक रूल को याद रखने से हमें सारे फिनोमिनन, सिर्फ ये चार नहीं, इसके जैसे और 4000 फिनोमिनन्स हम उनका आंसर कर सकते हैं, उनको समझ सकते हैं, उनको समझा भी सकते हैं। समझ में आ रही है बात स्टूडेंट्स? सपोज कि ग्रेविटेशनल, न्यूटन ने अपना एक लॉ दिया, ग्रेविटेशन का लॉ दिया, उसने अपने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में उसने बताया। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से मेजॉरिटी ये चीज़ें जो है, हम जिसको छोड़ते हैं चीज़ें, तो वो सब नीचे गिरती हैं। तो ये जो चीज़ें सारी नीचे गिरती हैं, वो क्यों नीचे गिरती है, उनका रीज़न क्या है, उनका सिर्फ एक रीज़न हम दे सकते हैं। बहुत सारी फिनोमिनास के अंदर हम सेम रीज़न लगा सकते हैं स्टूडेंट्स। और वो कौन सा रीज़न है? दैट इज़ कि ग्रेविटेशन है, इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स है इसलिए। तो ये क्या हुआ, हमने बहुत सारे फिनोमिनन्स नेचर में देखे, उन सभी को कंबाइन किया, कंबाइन करके कुछ कॉमन चीज़ निकाला, कॉमन चीज़ निकालने के बाद एक लॉ बनाया, और वो लॉ जो है उस लॉ को हमने स्टडी किया। उस लॉ को स्टडी करने से हमको अलग अलग फिनोमिनन्स याद रखने नहीं पड़े अभी कि भाई ये एक बॉल वाला फिनोमिना है, एप्पल वाला है, पेन वाला है, मोबाइल फ़ोन वाला है, मोबाइल फ़ोन नीचे गिर गया, हाथ में से मतलब कि छूटा तो ये सारे अलग अलग फिनोमिनन्स हमें याद रखने नहीं पड़ेंगे, रटने नहीं पड़ेंगे। बारिश जो है उसकी बूंदें जो है मतलब कि बादल में से गिरती है तो नीचे ही क्यों गिर रही है, इन सारी फिनोमिनन्स को हमें रटना नहीं पड़ेगा। इन सारी फिनोमिनन्स के लिए हमारे पास एक प्रॉपर प्रिंसिपल है, वी हैव अ प्रॉपर रूल फॉर दैट। क्लियर है स्टूडेंट्स? और उसी रूल के मुताबिक अगर हम काम करें तो इस हमारे प्रिंसिपल को हम बोलेंगे यूनिफिकेशन, यानी कि एक कर देना। बहुत सारी फिजिकल फिनोमिनन्स को समझने के लिए एक रूल बना देना, एक प्रिंसिपल, एक लॉ बना देना, उसको बोलते हैं यूनिफिकेशन स्टूडेंट्स। और अगर फिजिक्स तुम लोग के आगे, फिजिक्स के आगे चैप्टर, आगे के जो चैप्टर्स है वो भी अगर तुम लोग इसी टॉपिक से समझो स्टूडेंट्स, तो तुम लोगों को फिजिक्स बहुत इजी लगेगा। क्योंकि फिजिक्स है इजी, लेकिन उनको कोई यूनिफिकेशन नहीं करता है, ना ही उनको कोई रिडक्शन करता है। तो रिडक्शन कर करके समझने में भी बहुत सारी आसानी होती है। अभी हम बात करते हैं रिडक्शन यानी क्या स्टूडेंट्स। सबसे पहले मैं तुम लोगों को ओरली बता देता हूँ, उसके बाद मैं तुम लोगों को ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसके टॉपिक भी हम जाते हैं, ताकि तुम लोगों को मैं हर एक वर्ड को उसके ऊपर से क्या क्या मीनिंग्स निकलते वो भी हम उसके बारे में भी डिस्कशन कर सकें। सो आवर सेकेंड टॉपिक इज़ रिडक्शन। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिडक्शन स्टूडेंट्स? एक मैं तुम लोगों को एक सिंपल बात बता देता हूँ। अगर इफ़ यू वांट टू लर्न अ डिफरेंट टॉपिक कि जो आप लोगों को अभी तक कभी आया ही नहीं है, उसका बेसिक भी तुम लोगों को पता ही नहीं है। सपोज़ कि स्टैंडर्ड 10th में से लेते हैं ताकि तुम लोग उससे रिलेट कर सको। स्टैंडर्ड 10th में से लेते हैं। सपोज़ करो इफ़ आई एम आस्किंग यू अबाउट इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर। मैं तुम लोगों से अगर इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में पूछूँ, इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में पूछूँ, क्या होगा? डायरेक्टली अगर मैं अभी तो तुम लोग आंसर कर पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम लोगों ने 10th के अंदर वो टॉपिक क्लियर कर लिया है स्टूडेंट्स। लेकिन 9th के अंदर तुम लोग हो, या तो 9th तुम लोगों ने ख़त्म कर लिया है, 10th तुम लोगों का स्टार्ट है। अभी स्टार्ट है ये 10th के अंदर, मैं तुम लोगों से इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में पूछता हूँ, तो तुम आंसर कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, डायरेक्टली आंसर नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए तुम्हें प्रिंसिपल को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले तुम लोगों को याद होगा 10th स्टैंडर्ड के अंदर इलेक्ट्रिक मोटर के लिए एक्सपेरिमेंट आते थे, एक्टिविटीज़ आती थी। कौन सी एक्टिविटीज़ आती थी याद है तुम लोगों को? तुम लोगों को ये सिखाया जाता था कि यहाँ पे अगर लूप का
सॉरी यहाँ पे अगर मैग्नेट का एन पोल है और यहाँ पे अगर मैग्नेट का एस पोल है और बीच में अगर हमने कोई एक लूप रखा है, दिस इज द, एक मिनट काम करता हूँ, नीचे ड्रॉ कर लेता हूँ। सी दिस इज द एन पोल of the magnet and this is the s pole of the magnet, s pole, and then this is a loop, एक आर्मेचर। ये 10th स्टैंडर्ड के अंदर तुम लोगों को आ गया है, रिपीट कर रहे हैं सिर्फ हम तुमको समझाने के लिए भी, रिपीट करने के लिए। और यहाँ से एक ब्रश एंड आफ्टर दैट यहाँ पे रिंग्स थी 2 यहाँ पे। ये पूरा इस तरीके का कुछ सेटअप था हमारे पास और इसके साथ एक बैटरी ज्वाइंट किया था। ये मोटर के बारे में, मोटर का ये पूरा फिगर है। तो यहाँ पे हम तुम लोगों ने क्या सीखा था स्टूडेंट्स कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो मैग्नेट की थ्रू, मैग्नेट के एन पोल से निकलता है, एस पोल में जाता है, दैट इज़ द मैग्नेटिक फील्ड, वो इस डायरेक्शन में होता है, मतलब कि वो एन टू एस जाता है। कहाँ पे जाता है स्टूडेंट्स? एन टू एस जाता है, एन टू एस जाता है, ठीक है, ओके। वो जाता है फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल, एन टू एस, क्लियर है। और हमने क्या किया था, यहाँ से जब भी हम अगर करंट को फ्लो करवाते थे तो करंट तो ऐसे ही जाएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट जाता है, वो तो पता होगा तुम लोगों को स्टूडेंट्स। अगर ना पता हो तो अभी याद रख लेना, क्योंकि 12th के अंदर हम यही पढ़ने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ। यहाँ से करंट जाएगा ऊपर की डायरेक्शन में ऐसे, यहाँ से करंट जाएगा इस डायरेक्शन में, यहाँ से करंट जाएगा इस डायरेक्शन में, यहाँ से करंट जाएगा, रिटर्न आएगा, रिटर्न आने के बाद ऐसे जाएगा, फिर ऐसे रिटर्न होगा, यहाँ से ऐसे जाएगा, फिर डायरेक्ट आ जाएगा निगेटिव है अंदर। ये हो गई करंट की डायरेक्शन। तो अभी स्टूडेंट्स आप रिलेट कर सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जो करंट की डायरेक्शन है दैट इज़ इन दिस डायरेक्शन, मतलब कि इसको अगर मैं यहाँ पे मैं ड्रॉ करना चाहूँ तो हम ऐसे कुछ ड्रॉ कर सकते हैं कि अगर ये करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड इसके बिल्कुल कैसा है, परपेंडिकुलर है स्टूडेंट्स, मतलब कि बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ओके। और अगर इसकी बात करें हम यहाँ पे, तो यहाँ पे तो भाई मैग्नेटिक फील्ड जो है वो करंट की डायरेक्शन से कोई एंगल नहीं बना रहा है, मतलब कि पैरेलल है। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये करंट की डायरेक्शन, दोनों के बीच में कोई एंगल नहीं, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, ओके। तो तुम लोगों को 10th स्टैंडर्ड के अंदर ये मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक मोटर करवाने से पहले एक टॉपिक आया था, उसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, दैट इज़ व्हाट कि अगर मैग्नेटिक फील्ड मतलब कि बी एंड इलेक्ट्रिक करंट अगर दोनों का एंगल सेम है, इट मीन्स के थीटा अगर दोनों के अंदर सेम है, तो वहाँ पे कोई भी फोर्स जनरेट नहीं होता है, ठीक है। सो दैट एट दैट टाइम द फोर्स इज 0। यहाँ पे कितना फोर्स होगा? 0 होगा। लेकिन यहाँ पे फोर्स जो होता है अगर 90 डिग्री बने, अगर करंट, मैग्नेटिक फील्ड और करंट इन दोनों के बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल बने, कितने का एंगल बने? 90 डिग्री का अगर एंगल बन जाता है तो जो यहाँ पे फोर्स मिलता है वो फोर्स जो होगा वो होगा मैक्सिमम होगा, ठीक है। वो फोर्स कैसा होगा? मैक्सिमम यहाँ पे होगा, क्लियर है। तो ये तुम लोगों ने पहले सीखा था, तब तुम लोगों को पता चला था कि ये जो इसकी मतलब कि यहाँ पे जो फोर्स लगेगा, यहाँ पे स्टूडेंट्स ये जो फोर्स होगा इसकी वजह से यहाँ पे जो करंट फ्लो होने की वजह से जो फोर्स लगेगा और इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होने की वजह से जो फोर्स लगेगा दैट इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे भी इट इज इक्वल्स टू 0, बट यहाँ पे जो फोर्स लगने वाला है यहाँ पे और यहाँ पे तुम लोग देख पा रहे हो, ये और ये, यहाँ इन दोनों के ऊपर जो फोर्स लगने वाला है वो 0 नहीं होगा, वो काउंटेबल होगा। और इसी की वजह से ये जो कॉइल जो है, ये जो लूप जो है वो रोटेट करता है स्टूडेंट्स, वो होगा रोटेशन के अंदर। तो जैसे कैसे तुम लोगों को ये पूरा अभी मैंने समझाया, तो पहले मैंने सेक्शंस डिवाइड किए ना, पहले तुम लोगों को समझाया कि 90 डिग्री का एंगल होता है तो क्या होता है,
एक पोर्शन काटा, बाकी ये पूरा इलेक्ट्रिक मोटर समझना इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग, ईजी नहीं है समझना। लेकिन क्या किया है मैंने अभी, पहले तुम लोगों को 90 डिग्री का एंगल क्या हो, 90 डिग्री के साथ अगर एंगल बनता है मैग्नेटिक फील्ड का और करंट का, तब फोर्स कैसा होता है, कितना लगता है, कितना लग सकता है, वो समझाया। फिर मैंने समझाया कि भाई अगर 0 डिग्री का एंगल होता है दोनों के बीच में तो क्या होता है। फिर हमने मतलब कि कंस्ट्रक्शन के बारे में समझा, फिर हमने उस रूल को अप्लाई किया और तुम लोगों को पूरे का पूरा इलेक्ट्रिक मोटर समझ में आ गया। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने इस थियरी को रिडक्शन किया है, मतलब कि कॉम्प्लेक्स थियरी। सी स्टूडेंट्स, दिस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स थियरी, ये वैसे तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, बट थ्रू द रिडक्शन मेथड वी कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। हम अच्छी मैनर के अंदर हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं, समझ सकते हैं और समझा सकते हैं। कौन सी मैनर के अंदर, हमने इसको पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। इस थियरी के पार्टीशन कर देने हैं, और इसके पहले भी पार्टीशन क्या क्या आ सकते हैं स्टूडेंट्स, वो भी मैं तुम लोग को बताऊँ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, करंट का डेफिनेशन क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, उसका मतलब कि ऐसा यूनिट क्या है। उसके पहले उसके साथ साथ हमें ये भी सीखना चाहिए कि पहले तो फोर्स क्या है, फिर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होता है, क्यों जनरेट होता है, कहाँ से जनरेट होता है, इसका मतलब कि वैल्यू कितना होगा, इन तीनों के बीच का रिलेशन क्या है, इसके साथ लेंथ का कितना रिलेशन होता है, लेंथ इसके साथ कितना इम्पोर्टेंट है, लेंथ इसके साथ कुछ काम करता है, हाँ काम करता है। लेकिन वो सब अभी उसके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे हम, क्योंकि वो तो तुम लोग 10th में करके आए हो, ठीक है। तो मेन टॉपिक था ये समझाना मुझे कि भाई एक थियरी को समझने के लिए तुम लोगों को छोटी छोटी बहुत थियरी समझाते हैं, उसके बाद हम मेन थियरी के ऊपर लेके जाते हैं तुम लोगों को, दैट इज़ इलेक्ट्रिक मोटर। मैंने एक एग्जांपल दिया, इलेक्ट्रिक मोटर समझने के लिए तुम लोगों को फोर्स का डेफिनेशन आना ज़रूरी है, इलेक्ट्रिक करंट पता होना ज़रूरी है, मैग्नेटिक फील्ड पता होना ज़रूरी है, लेंथ पता होना ज़रूरी है। तुम लोगों को ये पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच में कितना एंगल हो तो क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल हो तो क्या होता है, 0 डिग्री का एंगल हो तो क्या होता है, पूरा लूप क्या है, आर्मेचर मतलब लूप का दूसरा नाम आर्मेचर भी है, वो पता होना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड ये जो देखो एंड से लेकर के तो एस तक जाता है, तुम लोगों को पता होना चाहिए कि भाई एंड से एस तरफ जाता है। फिर रिंग क्या है, फिर मैग्नेटिक फील्ड के इसके अंदर हम बैटरी क्यों ज्वाइन करते हैं, ये सब हमें बैटरी क्या है, कैसे काम करता है, बैटरी में से करंट कहाँ से कहाँ पे जाता है, ये सारी चीज़ें तुम लोगों को हम पहले समझाते हैं और पार्ट्स में डिवाइड कर 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 करके समझाते हैं, ताकि स्टूडेंट्स तुम लोगों को ये जो थियरी जो है मोटर वाला, वो थियरी इलेक्ट्रिक मोटर यू कैन ईजिली कैन अंडरस्टैंड। क्लियर हो रही है बात। तो इसी चीज़ को बोलते हैं ना रिडक्शन, कि कम करना, कॉम्प्लेक्स बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ को छोटी थियरीज के अंदर डिवाइड किया, फिर समझा दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस मेथड से अगर तुम लोग फिजिक्स के अंदर काम करोगे तो आई थिंक दैट फिजिक्स इज़ वेरी इजी फॉर यू। चलो अब अभी हम हमारे कॉन्टेक्स्ट के ऊपर आते हैं, मतलब कि अभी हमारे इसके ये जो कॉन्सेप्ट जो है इसमें लिखा हुआ है उसके ऊपर उसके साथ साथ रिपीट करते जाते हैं, ठीक है। वैसे तो शायद किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा, लेकिन फिर भी एक बार इसमें से रीड करके समझा देते हैं तुम लोगों को। सी स्टूडेंट्स, द एफर्ट इज टू सी द फिजिकल वर्ल्ड एज मैनिफेस्टेशन ऑफ सम यूनिवर्सल लॉज in different domains and conditions. For example, the same law of gravitation describes the fall of an apple to the ground, the motion of the moon around this earth, and the motion of the planets around the sun. मतलब कि यहाँ पे ये बोला गया है, एक एग्जाम्पल दिया, यूनिफिकेशन का एक एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स। जैसे मैंने तो ये एग्जांपल दिया हुआ है, वैसे तो न्यूटन का ही इसका वाला, कि भाई ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से हम नेचर की अलग अलग फिनोमिनन से, कौन कौन से अलग अलग फिनोमिनन से, एक तो एप्पल का नीचे गिरना, फिर दूसरा कौन सा फिनोमिना है, एक स्टोन का ऊपर से नीचे गिरना, मोबाइल फ़ोन को हाथ में से छोड़े तो नीचे गिरता है, तीसरा फिनोमिना मैंने तुम लोगों को एग्जाम्पल दिया, वाटर ड्रॉप, जब बारिश पड़ती है तो बारिश का पानी नीचे ही आता है, वो चौथा फिनोमिना फिजिकल मतलब कि नेचर का फिनोमिना है। उसके बाद वाला नेचर का फिनोमिना कौन सा होगा, उसके बाद वाला होगा कि अर्थ के
अराउंड जो है वो मून रिवॉल्व करता है। एंड देन उसके बाद और भी एक एग्जांपल्स कि सारे प्लैनेट्स जो हैं वो भी सन के अराउंड मतलब कि रिवॉल्व करते रहते हैं। उन सब के पीछे का रीज़न क्या है स्टूडेंट्स, अगर पूछा जाए तो अलग अलग इतनी सारी तुम लोग अलग अलग थियरी तैयार करोगे क्या? तो ये फिजिक्स कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तो तुम लोग पढ़ कैसे पाओगे इतना सारा अगर होगा तो? उसके लिए स्टूडेंट्स क्या करना पड़ेगा कि इन सब फिजिकल फिनोमिनास को हमने कॉमन एक प्रिंसिपल के अंदर, एक लॉ के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। दैट इज द न्यूटन ने जो दिया है ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके अंदर हमने कंक्लूड कर दिया है। और उसी के बेसिस के ऊपर से हम बता सकते हैं, किसी का भी आंसर कर सकते हैं कि ये क्यों हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हुआ। ये चीज़ भी क्यों हुई, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हुई। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे एक नहीं, हम बहुत सारे प्रिंसिपल्स हम 11th के अंदर 12th के अंदर पढ़ने वाले हैं और उन सब का हम इसी तरीके से स्टडी करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और नीचे एक दूसरा भी एक एग्जांपल दिया गया है, शायद से नीचे देखो। सिमिलरली द बेसिक लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जो कि मैक्सवेल ने सबसे पहले स्टार्ट किया था, मैक्सवेल ने दिए थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक फिजिक्स का एक अलग अलग ब्रांच है। गवर्न ऑल इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमिनास, मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर ये जो इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ये जो पूरा टॉपिक है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमिनास जितनी भी सारी होती है वो सारी किसके अंदर कवर हो जाती है, इस एक टॉपिक के अंदर कवर हो जाती है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। सो आफ्टर दैट उसके बाद क्या है, आई थिंक अभी जो है वो रिडक्शन स्टार्ट हुआ है। सो रिडक्शनिज्म के बारे में हम थोड़ा बात करेंगे। सबसे पहले मैंने अभी भी बोला था कि एक बड़ी कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, उस कॉम्प्लेक्स सिस्टम को हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे, सिंपल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे। देखो स्टूडेंट्स, रिलेटेड effort is to derive the properties of a bigger, more complex system from the properties and interactions of its constituent simple parts। उसके हम constituents छोटे छोटे simple parts के अंदर उस theory को divide करेंगे। This approach is called reductionism। इसी approach को क्या बोलते हैं हम, reductionism बोलते हैं स्टूडेंट्स। यही है रिडक्शनिज्म, कोई भी बड़ी और कॉम्प्लेक्स थियरी को छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर, सिंपल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके समझना। और एक बात यहाँ पे बहुत नोट करने जैसी है स्टूडेंट्स, दैट दिस इज द हार्ट ऑफ द फिजिक्स। यही फिजिक्स का एक हार्ट है। ठीक है, क्या फिजिक्स का एक हार्ट है कि बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सिंपल वे से समझाना, उसी को हम फिजिक्स का हार्ट बोलते हैं। ठीक है, और वो किस मेथड से, किस प्रिंसिपल से फॉलो हो सकता है, तो कि वो जो है वो रिडक्शनिज्म से, मतलब कि रिडक्शन करने से, इस मेथड का यूज़ करने से हम फॉलो कर सकते हैं इसको। सो इसके भी एग्जांपल दिए हुए हैं। मैंने तुम लोगों को जैसे कैसे वो इलेक्ट्रिक मोटर का एग्जांपल दिया, क्योंकि तुम लोग इलेक्ट्रिक मोटर से फेमिलियर हो स्टूडेंट्स, इसलिए वो एग्जांपल देना मैंने ज़रूरी समझा। लेकिन इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, so we have to have take an example which is of 11th science book textbook। 11th साइंस का बुक में से जो एग्जाम्पल निकलना चाहिए वो हमें लेना ही ज़रूरी है। सो 11th के अंदर का एक बुक का एक जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ थर्मोडायनेमिक्स, इसलिए थर्मोडायनेमिक्स का इन लोगों ने एक एग्जाम्पल रिप्रेजेंट किया है। क्या है थर्मोडायनेमिक्स का एग्जाम्पल? सबसे पहले तो थर्मोडायनेमिक्स क्या होगा मैं तुम लोगों को ऊपर से बता देता हूँ, क्योंकि इसके बारे में डिस्कशन करेंगे हम हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। लेकिन अभी के बारे में, अभी के लिए मैं तुम लोगों को बता देता हूँ दैट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सो स्टूडेंट्स, थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसा फिजिक्स का ब्रांच है कि जिसके अंदर हम कोई भी एक ऑटोमोबाइल जो है, ऑटोमोबाइल यानी कि जो व्हीकल्स जो होते हैं, कार है, फोर व्हीलर, मतलब कि कोई भी टाइप की कार है, तो अब अगर इसमें हम वो भी बाइक्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं वैसे तो, उसके जो इंजिन्स बनते हैं वो इंजन जो है वो किस तरीके से काम करते हैं, उसके अंदर प्रेशर कितना लगाना पड़ता है, उसके अंदर कितना एनर्जी यूज़ होता है हमारा,
ठीक है, वो सारी चीज़ें स्टडी करना और उसके ऊपर से इंजन को प्रिपेयर करना, इंजन बनाना, वो सारी चीज़ें थर्मोडायनेमिक्स के टॉपिक के अंदर आती है और वो 11th साइंस के अंदर ही है स्टूडेंट्स। मतलब कि तुम लोग बहुत जल्द इसको पढ़ने वाले हो। ओके, क्लियर है? सो फॉर एग्जाम्पल द सब्जेक्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेवलप्ड इन द 19th सेंचुरी डील्स विथ व्हाट, किसके साथ डील करता है ये? बल्क सिस्टम्स, बड़ी बड़ी सिस्टम, किसकी? इन टर्म्स ऑफ मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज। ये बड़ी बड़ी सिस्टम्स के साथ वर्क करता है स्टूडेंट्स। बड़ी बड़ी यानी कौन 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 किस टाइप की सिस्टम? मैक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक यानी क्या? ये नया वर्ड है तुम लोगों के लिए स्टूडेंट्स। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैक्रोस्कोपिक? तो ये मैक्रोस्कोपिक किसको बोलते हैं? मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज किसको बोलते हैं? इसके लिए हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, मैं तुम लोगों को वहाँ पे लेके जाता हूँ। पहले ये क्लियर कर लो, उसके बाद वापस उस क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। देखो स्टूडेंट्स, give two domains of interest of physics in the phenomenon included in it. There are two domains of interest. The first one is macroscopic and the second one is microscopic. तो स्टूडेंट्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैक्रो एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइक्रो? दो तरीके के हम हमारी आसपास की जो डोमेन्स है, हमारे आसपास की जो वर्ल्ड है, उसमें जो जितनी भी ऑब्जेक्ट्स है वो सारी दो तरीके के अंदर है, दो फॉर्म के अंदर है स्टूडेंट्स। एक है मैक्रोस्कोपिक, दूसरा है माइक्रोस्कोपिक। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैक्रो? सबसे पहले मैक्रो यानी कि ऐसी चीज़ है कि जो तुम लोग अपनी आंखों से देख सकते हो स्टूडेंट्स, थिंग्स दैट यू कैन सी फ्रॉम योर आईज क्लियरली, इतनी बड़ी चीज़ें। बट उसी के सामने व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइक्रोस्कोपिक? उसके नाम के ऊपर से पता चल जाएगा स्टूडेंट्स। थिंग्स दैट यू कैन नॉट सी फ्रॉम योर आइज, दैट इज नोन एज माइक्रोस्कोपिक। क्लियर है? ओके, तो इसके एग्जांपल के अंदर देखो यहाँ पे, द मैक्रोस्कोपिक डोमेन्स इंक्लूड्स फिनोमेना एट द लेबोरेटरी, टेरेस्ट्रियल एंड एस्ट्रोनॉमिकल स्केल्स। तो ऐसी बड़ी बड़ी एस्ट्रोनॉमिकल जो स्केल्स के बड़े बड़े जो जितनी भी ऑब्जेक्ट्स है, बड़ी बड़ी जितनी भी फिनोमेनास जो जनरेट होती है, उन सब के बारे में स्टडी करना मतलब ही मैक्रोस्कोपिक। ठीक है, लेबोरेटरी के अंदर जो हम स्टडी करते हैं, लैब के अंदर जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, टेरेस्ट्रियली मतलब ये जो एस्ट्रोनॉमिकली, टेरेस्ट्रियली मतलब कि ये जो स्टार्स के बारे में जानना, प्लैनेट्स के बारे में जानना, अर्थ के बाहर बड़ी बड़ी जो मतलब कि सन है उसके बारे में जानना, उसके ऊपर स्टडी करना, वो सारी चीज़ें हम लोग हमारी आंखों से देख सकते हैं। इसलिए इन सब को हम कौन से टॉपिक के अंदर कंक्लूड करना चाहेंगे? इन सब को हम मैक्रोस्कोपिक के अंदर फिक्स करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, एंड देन उसके बाद का एग्जाम्पल जो हमारा था वो माइक्रोस्कोपिक था। तो माइक्रोस्कोपिक किसको बोलेंगे स्टूडेंट्स? ये दोनों लिख लो तुम लोग यार, मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक दोनों लिख लो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैक्रोस्कोपिक एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइक्रोस्कोपिक? टेक्स्ट बुक के अंदर भी दिया हुआ है, टेक्स्ट बुक के अंदर भी है, वहाँ से भी तुम लोग लिख सकते हो, तो फिर इसमें से भी डायरेक्टली लिख लो तो भी चलेगा। द माइक्रोस्कोपिक डोमेन्स इंक्लूड्स एटॉमिक, मॉलिक्यूलर एंड न्यूक्लियर फिनोमेना। कौन कौन सी? एटॉमिक, मॉलिक्यूलर एंड न्यूक्लियर फिनोमेना, मतलब कि ऐसी फिनोमेनास that you cannot see from your eyes clearly, हम हमारी आंखों से नहीं देख सकते हैं, उन चीज़ों के बारे में, उन थियरीज के बारे में बात करना, उसी को बोलेंगे माइक्रो। और मैक्रो किसको बोलेंगे? जिसके बारे में, जिसको हम देख सकते हैं वो, जिसको हम नहीं देख सकते दैट इज माइक्रो। मैक्रो मतलब बहुत बड़ा, माइक्रो यानी बहुत छोटा। ठीक है ना? सच एज, जो हम थर्मोडायनेमिक्स की जो बात कर रहे थे थियरी के बारे में, वापस उस थियरी के अंदर आ गए हम। सच एज टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी एटसेट्रा। देखो, थर्मोडायनेमिक्स को समझने के लिए स्टूडेंट्स, थर्मोडायनेमिक जो ये जो एक सब्जेक्ट है उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें इस पूरे टॉपिक को डायरेक्टली तो हम नहीं समझ सकते, इसलिए हमने इस टॉपिक को क्या किया है, हम इस टॉपिक का सिंपल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे। तो सिंपल पार्ट्स कौन कौन से होंगे इस थर्मोडायनेमिक्स के लिए? तुम लोग को आएगा तो भी तुम लोगों को पता चलेगा। ये सिलेबस तुम लोगों के, ये चैप्टर तुम लोगों के सिलेबस के अंदर है।
उसमें सबसे पहले हम टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे, फिर इंटरनल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, फिर एंट्रोपी के बारे में पढ़ेंगे, फिर एनर्जी कितनी जनरेट होती है, इनपुट एनर्जी कितना है, एट्सेट्रा, मतलब कि बहुत सारे, फिर आउटपुट एनर्जी कितना है, कितना वेस्ट ऑफ एनर्जी है, हीट एनर्जी में कितना कन्वर्ट होता है, काइनेटिक एनर्जी में कितना कन्वर्ट होता है, उन सब के बारे में सीखेंगे। फिर हम थर्मोडाइनमिक्स का एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे, मतलब कि उसका एप्लीकेशन क्या है स्टूडेंट्स। उसका एप्लीकेशन जो है वो रेफ्रिजरेटर, तुम लोगों को पता होगा, अपने सबके घर पे अंदर फ्रीज होगा, ठीक है। तो रेफ्रिजरेटर जो है वो थर्मोडाइनमिक्स की वजह से ही जनरेट किया हुआ है, उसी के प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। एसी जो है वो भी इसी के प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। फिर उसके बाद हम अगर बात करें, यस, हमारे कार इंजिन्स जो होते हैं वो भी इसी के ऊपर काम करते हैं। इंजन कोई भी बना लो वो थर्मोडाइनमिक्स के ऊपर से बनता है, ठीक है। उसके बाद वाला एक एग्जांपल ले लेते हैं, लास्ट वाला क्या बताया इन लोगों ने, द सब्जेक्ट ऑफ काइनेटिक थियोरी एंड स्टैटिस्टिकल mechanics interpreted these quantities in terms of the properties of the molecular constituents of the bulk system। अब अगर हम बात करें स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के बारे में, फिर अगर हम बात करें काइनेटिक थियरी के बारे में, तो ये सारी थियरीज जो है वो बहुत बल्क सिस्टम्स है, बहुत, इसके लिए बहुत बल्क, बड़ी बड़ी सिस्टम्स की रिक्वायरमेंट होती है। In particular, the temperature was seen to be related to the average kinetic energy of molecules of the system। तो इसके लिए हमें क्या पता होना जरूरी है कि द टेम्परेचर was seen, टेम्परेचर कितना होना चाहिए, कितना अप्रोक्सीमेटली कितना होना चाहिए कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी के जितना होना चाहिए, किसके एवरेज, यानी कि मॉलिक्यूल्स ऑफ द सिस्टम, उस सिस्टम के जो मॉलिक्यूल्स है उसके उसका टोटल जो एवरेज मिलना चाहिए, उतनी काइनेटिक एनर्जी के रिलेटेड टेम्परेचर सेट करना चाहिए। तो मतलब इन शॉर्ट ये भी दूसरे यही थियरी आई, यहाँ पे दूसरा यही एग्जांपल है हमारे पास कि पूरी सिस्टम को समझने के लिए छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया, और दैट्स व्हाई वी कैन अंडरस्टैंड द होल थियरी वेरी इजीली, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज हमने माइक्रोस्कोपिक के बारे में भी जाना, और हमने जाना है यूनिफिकेशन एंड रिडक्शन क्या है, दैट इज़ द हार्ट ऑफ द फिजिक्स, रिडक्शन इज़ द हार्ट ऑफ द फिजिक्स। स्टूडेंट्स ये टॉपिक याद रखना है तुम लोगों को, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम आएंगे उसके बाद वाली थियरी लेकर, उसके बाद वाला टॉपिक लेकर आते हैं। ओके, थैंक यू।